यूपी बोर्ड क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरी है अगला चैप्टर हमारा, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर यानी भविष्यवाणी करने वाला, भविष्य बताने वाला, जिसे हम ज्योतिषी कहते हैं, यानी उसका एक दिन, उसके दिन की बात कर रहे हैं। और इसके राइटर हैं आर के नारायण। आर के नारायण भारतीय राइटर हैं, ये कोई अंग्रेज़ नहीं है, ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनका नाम राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण इनका नाम था। और इन्होंने ढेरों शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, नॉवेल्स भी इन्होंने लिखी हैं। आगे चल के अगर तुम लोग इंग्लिश पढ़ोगे तो इनकी ढेरों चीज़ें तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। और इनका एक नॉवेल बड़ा फेमस हुआ, द गाइड, और द गाइड पर एक फिल्म भी बनी, सुपर डुपर हिट फिल्म थी। देव आनंद साहब का नाम तुम लोगों ने सुना हो कि नहीं, वहीदा रहमान, उन्होंने एक्टिंग की थी। देव आनंद वॉज ऑल्सो अ लीजेंड, बहुत बड़े सुपरस्टार हुए उस समय के, बड़े हैंडसम माने जाते थे। उस समय माना जाता था कि लड़कियां उन पे मरती थी, दीवानी थी। वो बहुत ज़्यादा सूट वूट पहन के निकलते थे, शायद कुछ लड़कियां छतों से कूद जाती थी, मर जाती थी, तो कोर्ट ने शायद रोक लगा दी थी, ऐसी बात भी सुनने में आती। ही वॉज सच अ फेमस हीरो, लोग पूछते थे, लड़कियां उनके दीवानी, एकदम समझ लो इस तरह के। अभी बहुत जल्दी मरे, बहुत जिए, काफ़ी बूढ़े होकर मरे। और ये फिल्म सुपर डुपर हिट कई मामलों में रही, एक्टिंग से लेके गीत संगीत तक, हर गाना सुपर हिट रहा, हर गाना। तुम लोग जाके, अब तो मोबाइल है, गूगल पे सर्च करोगे गाना, कांटों से खींच करिए आंचल, पाँव में बंधन बांधी पायल, इस तरह से। डांस के मामले में भी, कोरियोग्राफी के मामले में, एक्टिंग के मामले में, कहानी तो थी ही, गाइड नाम ही था। ये जो है एक जवान आदमी की कहानी है, एक युवक की कहानी है। काफ़ी मज़ेदार कहानी है, काफ़ी हद तक मजाकिया भी। ज्योतिष के बारे में एक चीज़ सभी लोग जानते हो, और ज़्यादातर लोग ढोंग ही मानते होगे, ऐसा होता है। क्यों ढोंग मानते हो? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर लोग ढोंगी हैं, ज़्यादातर लोग उस सब्जेक्ट के जानकार नहीं हैं। लेकिन हम लोग तो बहुत निकट हैं, मैं बनारस में ही रह रहा हूँ। बनारस में तुम्हारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, या और भी जगह है जहाँ पे ज्योतिष की पढ़ाई होती है। और भारतीय ज्योतिष तो इतना विकसित कि सोचो, जब पूरी दुनिया के लोगों को पता नहीं था, उनको लगता था धरती चपटी है या सूरज घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, हम लोगों को पता था कि सब गोल हैं, सारे ग्रह नक्षत्र गोल हैं, और चक्कर लगाती है पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी का, ये सब पता था। इवन पंचांग 15-20 रुपए का मिलता है, उसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण सब पहले से लिखा रहता है। ज्योतिष और कुछ नहीं है, ज्योतिष विद्या यही है, ग्रहों की गणना वगैरह, इनकी गतियों की गणना, तो सब पता था। दूरियां तक मिल जाती हैं। हनुमान चालीसा में पढ़ोगे तो जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इसकी व्याख्या करके देख लेना, साइंटिफिकली कैलकुलेट कर, भानु अर्थात सूर्य। तो होता है कई विद्याएं, जैसे कि तंत्र मंत्र ही है, भूत प्रेत की ही विद्या है, तो ज़्यादातर लोग नहीं जानने वाले हैं, तो लगता है कि ढोंग ही है। लेकिन अगर गॉड है तो शायद वो भी शक्तियाँ हों, हम नहीं जानते। इसमें खैर जिस आदमी की बात कर रहे हैं, जिस एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो एस्ट्रोलॉजर है नहीं, वो भी एक ढोंगी एस्ट्रोलॉजर ही है। परिस्थितियों ने उसको एस्ट्रोलॉजर बना दिया। एस्ट्रोलॉजर या कोई इस तरह की भविष्यवाणी करने वाला कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, कैसे ठगता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये सारी बातें इसमें तुम लोग देखोगे। कैसे लोग जाल में फंस जाते हैं, भोले भाले लोग इनके शिकार बनते हैं। इसमें खैर ये घटना नहीं कि उस दूसरों को ठग रहा है। सारी बातों को क्लियर करने के बाद आर के नारायण ये भी बताएंगे कि चूँकि वो भी दिन भर बड़ा परिश्रम कर रहा है, तो शाम को जो पैसे वो पाता है उस पर उसका अधिकार है। ये लाइन आएगी पैराग्राफ के लास्ट में, द वेजेस, WAGES, वेजेस मतलब मजदूरी, जो दिन भर काम करने के बाद आदमी पाता है। तो ये भी बात उसमें आएगी। अब मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे वो एस्ट्रोलॉजर बना या उसमें कौन सी घटना का वर्णन है, कैसे वो बचा एक परिस्थिति में फंसने के बाद। ये स्टोरी पढ़ो, इसका आनंद लो, बहुत ही सुंदर कहानी है। और इनकी स्टाइल भी देखना, क्योंकि स्टाइल की बात की जाए तो जब ये पढ़ोगे चैप्टर, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो पहला पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखोगे कि बिल्कुल पिक्चरस्क, जैसे चित्र होता है ना, चित्र, एकदम चित्र की तरह, बिल्कुल पिक्चर की तरह, एकदम तुम्हें एक एक चीज़ दिखाएंगे, ऐसे ऐसे ये है। तुम्हें चित्र दिखना चाहिए, नहीं देख पाते हो तो जान लो तुम्हारा मन कहीं और है।
हम लोग शुरू करते हैं। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shell, a square of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position. Placed as they were between the painted forehead and dark whiskers which streamed down his cheeks, even a half-wit's eye would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road, morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way: medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. पंक्चुअली एट मिड डे, पंक्चुअली मतलब नियमित रूप से, अपने समय पर। मिड डे यानी बिल्कुल दोपहर के समय, दिन का बीच का काल। ही ओपनड हिज बैग, उसने अपना झोला खोला, यानी अब समझ लो कि चित्र है दोपहरी का और वो झोला खोला यानी रोज़ इसी समय आ जाता था। एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, और अपने प्रोफेशनल यानी अपने कार्य से संबंधित सारे अपने जो सामान थे उसको फैलाना शुरू किया। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कौरी शेल्स, और उसके सामान में थे 1 दर्जन कौड़ी शेल। कौड़ी तुम लोग जानते होगे, दीपावली वगैरह में पूजा वूजा करते हैं, सफ़ेद सा होता है छोटा छोटा कौड़ी, तो लगभग 1 दर्जन कौड़ी थी। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विच ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, एक चौकोर सा कपड़ा था और उस पर काफ़ी रहस्यमय या तंत्र मंत्र वाले बने रहते हैं, चित्र वित्र तुम लोगों ने देखा होगा, वो बने हुए थे। अ नोटबुक, एक नोटबुक थी। एंड अ बंडल ऑफ पामिरा राइटिंग, पहले जो है ना वो पत्ते उत्ते पे लिखा रहता था, वो भी एक बंडल था उसके पास। देखो ये देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा वो है, सेंटेंस काफ़ी लंबे लंबे हैं, 3-3, 4-4 लाइन में सेंटेंस चल रहे हैं। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट विद सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, फोरहेड यानी माथा, माथा बिल्कुल चमकता था, सैक्रेड ऐश यानी भस्म, भस्म लगा लेता था। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन यानी रोली वगैरह होता है ना, सिंदूर वगैरह, उसका टीका ऐसे राख लगा के ऐसे टीका लगाते थे, इससे उसका माथा चमकता था। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आँखें एक अजीब सी चमक से चमकती रहती थी, उसकी आँखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, और ये क्यों चमक आ गई थी आँखों में, क्योंकि लगातार वो कस्टमर्स को देखता रहता था, कौन आए कौन आए, कोई आ जाए कोई आ जाए, लगातार इस तरह से कस्टमर्स को देखते देखते उसकी आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक आ गई थी। विच, जिसको कि हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, उसके साधारण जो कस्टमर्स होते थे बेचारे भोले भाले लोग, वो समझते थे कि इसके अंदर कोई ऐसी कोई दैवी शक्ति है, इसलिए आंखों में इतनी चमक है, और उनको बड़ी राहत मिलती थी। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हांस्ड बाई देयर पोजिशन, और उसकी आंखों में जो ये शक्ति थी ये काफ़ी बढ़ जाती थी, इसलिए कि उनकी पोजीशन ऐसी थी, ऐसी जगह आंखें स्थित थी कि पावर बढ़ जाती थी। क्या स्थिति थी उनकी? प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, तो एक और तो पेंटेड फोरहेड, ये रंगा पुता बिल्कुल माथा, और डार्क विस्कर्स, विस्कर्स मतलब गलमुच्छे, मुस्टाश जानते हो, मूछ, तुम लोगों की भी तो है, आ ही रही है अभी, ठीक से आई नहीं है, कहीं की आ गई है। अब हमारी मूछ देखो तो ये कोई मूछ थोड़ी, तो मरियल सी मूछ है, ऐसी मूछ नहीं। जो विस्कर्स होती हैं वो ऐसी मरियल मूछ नहीं, वो ऐसे आके और ऐसे यहाँ इधर ऐसे काफ़ी गालों को घेर कर ऐसे भरा सा, देखे होगे अक्सर मिलिट्री में लोग रखते हैं शानदार। अब वैसी मूछ रखने के लिए बॉडी भी तो होनी चाहिए, है ना, खौरावा कुत्ता की तरह मेरी बॉडी है, उस पर ऐसी मूछ रखना, यही मूछ बहुत भारी है, संभलती नहीं। तो वो मतलब देखो उस समय कल्चर भी रहा हो, पहले लोग मूछों को रखने में बड़े गर्व का अनुभव करते थे, अब तो मूछ रखने में लोगों को लज्जा आती है। पहले तो मूछ भाई मर्द की पहचान मानी जाती थी,
अब तो समय कम है तो लोग दाढ़ी बनाते हैं तो पूरा एक साथ। मूछ रखने वाले को टाइम लगता है, बचा के ना है, जैसे भी खेत जोतना है तो डाँड़ वाँड़ बचाने में ट्रैक्टर को टाइम लगता है, सीधे जोत दे तो जल्दी। तो हम लोग मूछ जब दाढ़ी बनाते हैं तो समय लगती है। तो विस्कर्स और मुस्टास में डिफरेंस क्लियर हुआ। ये मुस्टास है, कई प्रकार होते हैं मुस्टास के, तो उसका एक प्रकार विस्कर्स है ऐसे पूरा। तो अब देखो आँखों की पावर बढ़ गई, क्यों? क्योंकि इधर इतना सुंदर कलर स्कीम और इधर ये ऐसे गलमुच्छे काले काले बिल्कुल, तो आँखों की चमक ये। चित्र दिख रहा है ना? देखो एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन देखते चलो, लैंग्वेज देखते चलो। विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, ये फैली हुई विस्कर्स उनके पूरे गालों तक चली जाती थी। इवन हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, तो अगर हाफ विट्स आई यानी आधी बुद्धि का भी आदमी होगा, कमज़ोर बुद्धि वाला भी आदमी होगा, तो इतनी सुंदर सजा संवरा रहेगा तो उसकी आंखें चमकेंगी ऐसी स्थिति में। टू क्राउन द इफेक्ट, इस असर को और बढ़ाने के लिए, ही वुंड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, भगवा रंग की पगड़ी भी सिर पे बांधे रहता था कि लोग और भाई बाबा जी पे विश्वास करें, ये असर और बढ़ जाए, उसका प्रभाव बढ़ जाए। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये कलर का जो वो स्कीम बनाता था ये कभी असफल नहीं होता था। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डेलिया स्टॉक्स। ये फूल हैं, कॉस्मोस और डेलिया खिलते हैं, झुंड में ये फूल खिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मधुमक्खियाँ झुंड के झुंड आती हैं ना, उसी तरह उसके पास लोग आते थे झुंड के झुंड। इसकी कलर स्कीम इतनी बढ़िया सजा संवार के बैठता था कि लोग ग्रुप के ग्रुप आते रहते थे। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. tamarind जानते हो? हाँ, इमली का पेड़। तो इमली का पेड़ ऐसे बड़ा होता है, इमली का पेड़ काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है, वो बड़े पेड़। तो ऐसे उसकी जो बाउज मतलब एक झुरमुट, एक डाली ऐसे लटक जाए घने से, तो उसी के नीचे वो बैठता था। और ये पेड़ कहाँ था? टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल जाने वाले जो पार्क में जाने का रास्ता था उसी के किनारे। टाउन हॉल अंग्रेज़ों ने बनवाया है हर बड़े टाउन में। तुम लोग बनारस अगर कभी जाओ तो बनारस में टाउन हॉल ज़रूर देख लेना, ठीक है? ये वहाँ पे सरकारी ऑफिसेज़ वगैरह रहते हैं, उस समय भी थोड़ा सा मैदान भी हुआ करता था। हर बड़े शहर में टाउन हॉल होता है, ठीक है? हर बड़े शहर में, ये अंग्रेज़ों का, जैसे घंटा घर हर बड़े शहर में होता है, वहाँ बहुत बड़ा सा वो घड़ी बहुत बड़ी सी, एक टावर बना दे, बड़ी सी घड़ी रहती, वो घंटा बजाता था उस समय। अब भी है, हर बड़े शहर में घंटा घर भी मिलेगा, प्रयागराज में भी है, बनारस में भी है, कलकत्ता, हर जगह मिलेगा ये टाउन हॉल। तो बनारस का टाउन हॉल देखना, थोड़ा सा समझ पाओगे। कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, कुछ सरकारी ऑफिस भी होते हैं बनारस के। तो टाउन हॉल में होली के दिन वहाँ गालियों का कभी सम्मेलन होता है, बहुत बड़ा मैदान सरकारी होता है ये, और बिल्डिंग भी बड़ी पुरानी देखोगे, वो पत्थरों की बनी। तो ये टाउन हॉल पार्क, अब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए समझ पाओगे कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पुराने समय का इसमें वर्णन है, लगभग 100 साल पहले मान लो, लेकिन नहीं 100 तो 70-50 मान लो। लेकिन जो ये टाउन हॉल देखोगे तो काफ़ी कुछ कोरिलेट कर पाओगे। वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह, चूँकि शहर के बीचों बीच, और लोग वहाँ पार्क है तो लोग दिन रात आना जाना, दुकानें कैसे लगती हैं अभी वो क्लियर होगा। और इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, कई तरह से ये जगह बड़ा विशिष्ट स्थान था, यह स्थान बड़ा विशिष्ट था। कैसे? अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक ये पतली सी सड़क थी, एकदम भीड़ से भरी हुई, ऊपर नीचे भीड़ आती जाती रहती थी, यानी सड़क पर आना जाना लोगों का लगा ही रहता था, बहुत व्यस्त ये पतली सी सड़क थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, पूरे रास्ते भर वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, यानी हर प्रकार के पेशे के लोग यहाँ थे, हर तरह का पेशा करने वाले लोग यहाँ मिलते थे। मेडिसिन सेलर्स, दवाइयाँ बेचने वाले, दवाइयाँ अब भी मिलते हैं, लोग फुटपाथ पे बेचने वाले हैं, जोड़ों की दवा और तमाम दवा तुम लोगों को बताने लायक नहीं, कुछ दवाएं तो ऐसे ही बेचते रहते हैं, बिच्छू की किसी को तमाम। और फिर सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चोरियाँ होती ही है ना शहरों में, अब भी चोर बाज़ार हर शहर में पाया जाता है भाई साहब, अब भी चोरी का माल वहाँ बिकता है। मैं तो दिल्ली गया तो जामा मस्जिद वहाँ गया घूमने, तो सब बताया कि देखो अगर कहीं चप्पल जूता चोरी हुआ तो वहाँ जाके जामा मस्जिद के आसपास खोज लेना, अक्सर तुम्हारा चप्पल वहाँ मिल जाएगा बिकता हुआ, अपना खरीद लेना लाइक दैट। वो बताया लोगों ने कि देखो चोरी हो जाए तो वहीं डायरेक्ट चले जाना, वहीं मिल जाएगा तो हर शहर में ये होता है। तो स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, यानी पुरानी चीज़ें, चाहे उसमें कोई सामान हो या कबाड़ टाइप की चीज़ें और रिजेक्टेड चीज़ें, तो वो भी बिकने वाली। मैजिशियंस, जादू दिखाने वाले, ऐसे और भी तमाम चीज़। एंड अबव ऑल, और सबसे बड़ी बात है, एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ,
सस्ते कपड़े को बोली लगा के बेचने वाला। बोली लगा के बेचने वाला तुम लोग बहुत समझ नहीं पाओगे। वो क्या करता था? हु क्रिएटेड एनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। काफ़ी शोरगुल, काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया रहता था कि पूरा शहर को ही आकृष्ट कर ले अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ्स, इसको तुम लोगों को समझना मुश्किल होगा, तुम लोग बाहर घूमे फिरे बहुत कम हो। ये लोग एक्चुअली बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये फुटपाथ पर सामान लेकर बैठेंगे। हम लोग तो कलकत्ते में बचपन बिताया और बचपन के बाद वहाँ बड़े भी हुए किशोरावस्था तक। तो हावड़ा ब्रिज है वहाँ, और ये भारत का सबसे बड़ा लिवर ब्रिज है। तो हम लोग अक्सर उसको पैदल ही पार करते थे। 1.5-2 किलोमीटर लंबाई है, बड़ा मज़ा, हिलता है वो पुल, काफ़ी हिलता है, बीच में कोई खंबा नहीं है। तो ये जो होते हैं ना ऑक्शनियर टाइप के लोग, ये मतलब ऐसे ठग होते हैं जैसे कपड़ा लगा दिया, तुम पूछ लिए, रुक भी गए, बताओ बताओ बताओ, लो लो लो, हाथ में पकड़ा देंगे, तुम पकड़ लिए। फिर जैसे शर्ट मान लो है या स्वेटर है, इस स्वेटर की मान लो वैल्यू 200 रुपये है, तो तुम पूछोगे तो बताएगा 2000। अब 2000 सुनते ही तुम्हारी हालत ख़राब। तुम डरते डरते भी तो 200 नहीं बोलोगे, तुम कहीं 500 1000 ऐसे बोल के फंसोगे और वो तुम्हें बेचेगा। तुम छोड़ के जा नहीं सकते। अंत में ये गुंडई करने लगा, तुम लिए क्यों, तुम दाम पूछे क्यों, हाथ में लेके देखे क्यों, पहना देंगे, पहन के देखिए, पहन के देखिए। मतलब इस टाइप के लोग होते हैं, ठगते हैं इस तरह लोगों को। तो वो काफ़ी शोरगुल मचाया रहता था, काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा रहता था। अक्सर फल और सब्जी वाले भी करते हैं, कई बार धोखा देते हैं। तुम लोगों ने पता नहीं मार्केट जाते हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं, कई बार जाओ कायदे से मंडियों मार्केट चिल्लाए। जैसे भी मैं कल ही आलू खरीदने गया, तो इस समय आलू का रेट जानी रहे 50 रुपये किलो है। तो मंडी में गया, वो चिल्ला रहा था कि आलू 100 रुपया 100 रुपये। तो भाई अनुमान 100 रुपये की पसेरी, दौड़ के जाए तो वहाँ जाकर नहीं 100 रुपये का 2 किलो है। लाइक दैट इस प्रकार वो करते हैं कई लोग। कई बार फल वल वाले, अरे केला 20 रुपया दर्जन, 20 रुपये, तुम दौड़ के जाओगे तो कौन है 20 रुपया वाला, तो इतना बड़ा बड़ा केला काला काला सड़ा हुआ सा, हाँ, रखे रहेंगे सब। होता है कि नहीं ऐसा? वो सड़ा हुआ रखे हैं, ये 20 रुपया है, ये 70 रुपया दर्जन है, मतलब लाइक दैट वो ठगाते हैं। कई बार ऐसे ठगने वाले तुम लोगों को पाला नहीं पड़ा है, घूमे नहीं, बहुत अजीब अजीब से ठगेंगे। वो सीधे कहें बताओ इतना कुल का दाम बोलो, कितने में लोगे, कुल का दाम बोलोगे। कपड़े वाले ऐसे ठगते थे, हम लोगों ने इसको खूब देखा है। वो चादर ले जाएंगे, पूरा बंडल ही ऐसे मोल भाव कराने लगे, बताओ पूरे की बोली बोलो, कितने में ले लोगे। और उस तरह बोली बुलवा के तुमको प्रभावित करके फंसा के बेच देते, ठग देते थे। तो समझे रहो इसको भी, हो सकता है कभी पाला पड़े तो बच जाओ। Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his wearer a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. One or two had hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologers, managed without lights of their own. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers, yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnut. Groundnut जानते हो भाई? अखरोट। देखो ये गधों को, हाँ मूंगफली भाई, मूंगफली तो तुम्हारे बेल्ट में बोई भी जाती है। हम लोग तो भाई यहाँ नहीं आए थे ना, तो हम जानते नहीं थे मूंगफली कहाँ होती है, इसका पौधा कैसे होता है। इधर ही आए तो देखे। मूंगफली को कई लोग बादाम कहते हैं, जो कि गलत नाम है। बादाम आलमंड को कहते हैं। आलमंड 800 से लेकर 1000 रुपये किलो इस समय है रेट, ठीक है ना। तो वहाँ पे काफ़ी जोश में बेचने वाला एक वेंडर था, विक्रेता था, और वो फ्राइड ग्राउंडनट यानी भुनी हुई मूंगफलियाँ बेचता था।
हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, और हर दिन अपने सामान को एक नया नाम, बड़ा आकर्षक था, बड़ा फैशनेबल नाम देता था। कभी कभी बॉम्बे आइसक्रीम, बम्बई की आइसक्रीम ले लो, बम्बई की आइसक्रीम ऐसे करके, कभी कभी अगले दिन दिल्ली का बादाम खा लो, कभी कभी राजा की बहुत प्रिय चीज़ या राजा की बहुत मिठाई खा लो, ऐसे कह के सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह बेचते रहता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उसके पास झुंड के झुंड आते थे। ऐसे कई लोगों को, फेरी वालों को तुम लोगों ने देखा होगा बेचते हुए। और जब ढेर सारे पीपल फ्लॉक्ड मतलब झुंड के झुंड आते थे, अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डायलेड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, तो इस भीड़ का काफ़ी हिस्सा भटक कर या वहाँ हट कर एस्ट्रोलॉजर की ओर भी आता था, एस्ट्रोलॉजर के पास भी आ जाता था, क्योंकि बगल में ही ये ग्राउंडनट वाला था। अब वर्णन कर रहे हैं लाइट की। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई। पास में ही जो ग्राउंडनट का हीप था, ऐसे मूंगफलियों का ढेर लगा लेते हैं ना ऐसे पहाड़, उसी पे एक फ्लेयर मतलब लपट लौ जलती। अब उस समय बत्तियाँ क्या थी भाई, बिजली की बत्तियाँ ना के बराबर थी। तो वो ढिबरी, ढिबरी तुम लोग जानते हो, पता नहीं जानते हो, किसी डिब्बे उब्बे में छेद करके बत्ती लगा के कॉटन की और मिट्टी के तेल से, तो वो मतलब जलता रहता, भभकता रहता, उसी की रोशनी से काम चलाता था। और लाइट की क्या व्यवस्था थी? द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स। इस जगह पे जो भी प्रकाश था वो शॉप लाइट्स का था, दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित होती थी ये जगह। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स। एक या दो दुकानदारों के पास हिस फुसफुसाते ऐसे हिस करके जलने वाली गैस लाइट्स थी। गैस लाइट्स तुम लोगों ने देखी है? नहीं देखी? देखे हो? कैसी होती भाई? सफ़ेद सा गोल सा लटकता है और गैस की टंकी में जलता है। हाँ मैं जानता था नहीं देखे हो। ये जिस गैस लाइट्स की बात हो रही वो गैस लाइट थोड़ी है। तब एलपीजी का आविष्कार कहाँ हुआ था गधों? वो बिल्कुल वही मेंटल वही होता है, वो सफ़ेद सा कपड़ा जालीदार वो होता है। लेकिन ये हुआ करता था ये ना, उसकी टंकी होती थी नीचे और उसमें मिट्टी का तेल भरा जाता था और ऊपर शीशा, और उसको पंप करते थे ऐसे हवा भर के, और वो फुसफुसा के जलता था। और ये बताऊं तुम लोगों को कि ये बड़ी महंगी चीज़ थी। अब देखो इसमें भी एक या दो दुकानदारों के पास कह रहा है, पूरे मार्केट में उस टाउन हॉल के पार्क के चारों ओर की एक या दो दुकानदारों के पास था। पहले विवाह में और कोई घर कार्यक्रम हो, जैसे भोज वगैरह, तुमने रामचरितमानस पाठ कराया या विवाह का भोज, तो रात को यही जले, यही जला जला के उसको बीच बीच में हवा भरना पड़ता था, क्योंकि धीरे धीरे हवा कम होता, फिर वो कम होते जाता, फिर और जरा भी हिला दो तो उसका मेंटल फूट जाता। ये गैस लाइट थी। और भी लाइट्स का वर्णन है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोग इसको समझ पाओ। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स। कुछ तो ऐसे पोल मतलब डंडा फंडा गाड़ के नेकेड फ्लेयर्स यानी नंगी लपट जलाते थे। नंगी लपट मतलब कपड़ा वपड़ा तेल में भिगा के जला दिया, मसाल टाइप का, या वही ढिबरी। ढिबरी नेकेड फ्लेयर, ढिबरी ही समझो उसको। एंड सम वर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स। कुछ एक के पास साइकिल लैंप्स थे, साइकिल की पुरानी लैंप्स। अब तुम लोग सोचोगे साइकिल लैंप देखिए? नहीं देखे। साइकिल में भी पहले लैंप हुआ करता था, जैसे गाड़ी में लाइट होता है ना भाई, हेडलाइट, ये गाड़ी में, बाइक में, कार में देखे हो? पहले कार वार में भी कैसी लाइट होती थी जानते हो? यही ढिबरी होती थी। हाँ, किरासन तेल से ही उसमें बत्ती लगती थी, जलाई जाती थी, बस उसके आगे शीशा रहता था। तो भाई गाड़ी की स्पीड भी उतनी तेज नहीं रही, 10 किलोमीटर पर आवर बहुत थी, गाड़ी धीरे धीरे चलती थी, उसी से भाई गाड़ियाँ चलती थी। कार वार भी पहले वैसी बत्ती होती थी, कहीं म्यूजियम वगैरह में शायद तुम लोगों को देखने को मिले भी। घोड़ा गाड़ी में भी वैसी बत्ती होती थी, साइकिल में भी उसी तरह की बत्ती होती थी। तो साइकिल की रिजेक्टेड लाइट्स दो एक के पास थी पुरानी, वो जलाए हुए थे। बस उसमें फ़र्क यही था कि उसके सामने शीशा रहता था कि हवा के झोंके से बुझे ना। जैसे तुम ढिबरी समझ ही रहे हो, कैंडल थोड़ा सा उसी का सोफिस्टिकेटेड रूप है, तो वो तो हवा से बुझ जाएगा, थोड़ा गार्डेड है तो नहीं बुझेगा। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, और एक या दो दुकानदार ऐसे थे एस्ट्रोलॉजर की तरह, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, जो बिना अपने किसी लाइट के ही मैनेज करते थे, अपना काम चला लेते थे, यानी दूसरों के प्रकाश में ही अपना काम चला लेते थे, क्योंकि ये लाइट जलाना भी महंगा काम था, खर्च था उसका भी तेल वेल का। It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute.
तो बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट, अब लाइट कहीं इधर से आ रही, थोड़ी सी कहीं से इधर से आ रही, फिर कोई आदमी आ गया, छाया आ गई ऐसे, तो ये काफ़ी उलझाऊ रहस्यमय वातावरण बनता है ऐसी लाइट में। बहुत क्लियर प्रकाश तो है नहीं, थोड़ी सी लाइट इधर से आ गई, इधर से आ गई, पता नहीं तुम लोगों ने ऐसा एटमॉस्फेयर अब कहाँ देख ही पाओगे इस तरह का। हम लोगों ने देखा है बचपन में इस तरह के मार्केट को, हम लोगों ने देखा है, मेले वगैरह भी हम लोगों ने देखे हैं ऐसे। अब तो वो ज़माना ही चला गया। तो इस तरह की लाइट, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा प्रकाश, कुछ समय के लिए प्रकाश आ रहा है, फिर हट जा रहा है, कोई जाने लगा, उसकी आड़ हो गई, तो ऐसे। तो ये एस्ट्रोलॉजर को बड़ा सूट करता था ये रहस्यमयी वातावरण, कि बहुत कुछ स्पष्ट ना दिखे। क्यों? कारण बता रहा है, क्योंकि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन लाइफ। जब उसने जीवन का प्रारंभ किया तो उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजर बनेगा, ज्योतिषी बनेगा। एंड ही नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। और उसको ये भी नहीं पता था कि अगले मिनट खुद के साथ क्या होगा, उसको नहीं पता था, लेकिन दूसरों को भविष्य बताता था। खुद के बारे में उसे नहीं पता था कि अगले मिनट क्या होगा, ना वो ज्योतिषी बनने के बारे में उसने कभी विचार ही किया था। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. उसके भोले भाले जो ग्राहक होते थे, जैसे वो लोग स्टार्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, स्टार्स मतलब ग्रह नक्षत्रों की गति वगैरह, जैसे उनको कुछ जानकारी नहीं थी, बिल्कुल उसी प्रकार इस हमारे एस्ट्रोलॉजर को भी कोई जानकारी नहीं थी। Yet फिर भी he said things which pleased and astonished everyone. वो ऐसी बातें कहता था जो लोगों को या तो प्रसन्न करती थी या तो आश्चर्य में डाल देती थी। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. और ये कैसे होता था? स्टडी करना, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना, आदमी के स्वभाव का, व्यवहार का अध्ययन करना, प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस हो गई थी, एंड श्रूड गेसवर्क, और बहुत चालाकी से अनुमान लगा लेना। ऑल द सेम, और इसी के साथ, इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर। जैसे कोई दूसरा भी व्यक्ति परिश्रम करता है, उसी प्रकार ये भी बेचारा मेहनत मजदूरी, मेहनत का ही काम है। ही डिजर्व द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। तो दिन के समाप्ति होने के बाद जो मजदूरी ये भी कमाता था, ये उसका अधिकारी था, क्योंकि ये भी परिश्रम ही करता था दिन भर। He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home, but that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. He had left his village without any previous thought or plan. बिना किसी विचार के, बिना पहले से कोई योजना बनाए, उसने घर उसको छोड़ना पड़ा, अपना गांव छोड़ना पड़ा। If he had continued there, अगर वो वहाँ रहा होता, he would have carried on the work of his forefathers. तो अपने पूर्वजों का जो काम था, वही काम उसने भी आगे बढ़ाया होता। काम क्या था? टिलिंग द लैंड, जमीन जोतना, खेती बाड़ी करना, लिविंग वहीं रहना, मैरिंग विवाह करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, अपने फसल वगैरह को पकाना, एंड एंसेस्ट्रल होम, अपना घर, पैतृक घर, पूर्वजों का मकान। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ये तो होना नहीं था, ये हुआ ही नहीं। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। उसे घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए ही घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। और तब तक वो रुका नहीं, तब तक उसने चैन नहीं लिया, आराम नहीं किया, जब तक कि 200 माइल छोड़ नहीं आया गांव को। अब इस घटना से एक बात तो समझ पा रहे हो कि वो भागा था, क्योंकि आदमी भागता ना तो प्लान बना के जाता, रुकते हुए जाता। 200 माइल कम नहीं होता भाई, 1 माइल किलोमीटर से ज़्यादा होता है। कितना होता? तुम लोग मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़ते होगे। हाँ, लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक होता है माइल। तो सोचो 200 माइल भागा वो, तब जाके वो रुका। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील। और एक गांव के आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, इतनी दूरी को मान लो कि बीच में जैसे कोई समुद्र ही, कोई महासागर ही बिल्कुल बह रहा हो। इतनी दूरी, बहुत बड़ी दूरी उस समय मानी जाती थी गांव को छोड़कर भागना। यानी लोग अपने गांव को अक्सर लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी कि बिना बताए और ये भागा है, बिना किसी योजना के भागा है, और इतनी दूर भागा, या शहर में भागा या गांव छोड़कर। ठीक है, कहाँ बैठता था? अभी तक जितनी चीज़ें हमने 2 पैराग्राफ में देखी हैं वो यही चित्र ही हैं। फिजिकल, जिसको कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है, डिस्क्रिप्टिव था, इसमें वर्णन था, चीज़ें कैसे दिख रही थी
चित्र मन में बनना आवश्यक था। अब आगे जो घटना होगी, जिस घटना के लिए स्टोरी इन्होंने लिखी है कि एक दिन हुआ क्या, वो घटना है अब आगे, तो उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।